बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर सुहेल अरशद और आज के इस सेशन में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम चैप्टर नंबर 3 जो कि डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस का है, उसका लास्ट लेक्चर जो कि फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन है वो डिस्कस करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जब हम फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं तो उसके मेजर इनपुट्स क्या हैं, यानी कि फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन स्टार्ट करने से पहले कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद इसके जो अपने वो हैं इंग्रेडिएंट्स हैं या फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन के अपने जो कंपोनेंट्स हैं वो हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो चलिए आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन क्या है जी? ये लास्ट स्टेज है हमारे पास डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस की। जब हम डेटाबेस का डिज़ाइन बना रहे होते हैं तो उसके अंदर हम प्लानिंग करते हैं, एनालिसिस करते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं और डिज़ाइन में हमने देखा था हम लॉजिकल और फिज़िकल डिज़ाइन बनाते हैं। तो लॉजिकल डिज़ाइन हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ लिया। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर लॉजिकल डिज़ाइन के कंपोनेंट्स भी पढ़ लिए। हम क्या करते हैं, हम अपनी जो एंटिटीज़ हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, उनके रिलेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर मर्ज करते हैं, फिर नॉर्मलाइज करते हैं। इसका मतलब जब लॉजिकल डिज़ाइन हमारे पास कंप्लीट हो जाता है तो हमारे पास जो टेबल्स हैं वो नॉर्मलाइज फॉर्म के अंदर आ जाते हैं। अब आज हम पढ़ेंगे कि हमारे पास इनपुट्स कौन कौन सी हैं फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन की, कि फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करने से पहले कौन सी चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट होनी चाहिए। फर्स्ट इनपुट हमारे पास है जी, लॉजिकल डेटाबेस का स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन जो है वो पहले बन चुका होना चाहिए, उसके चारों फेजेस कंप्लीट होने चाहिए और हम जानते हैं कि उसका जो लास्ट फेज़ है वो रिलेशंस को नॉर्मलाइज करने का है। इसका मतलब हमारे जो रिलेशंस हैं, हमारे जो टेबल्स हैं वो नॉर्मलाइज फॉर्म के अंदर जो है वो आ चुके होने चाहिए। सेकंड, हमारे पास जो मेजर इनपुट है जो हमने चेक लगाना है फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन स्टार्ट करने से पहले कि हमारे पास यूज़र की प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो पूरी हैं या नहीं। अब ये प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स का क्या मतलब है? प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स का मतलब है कि हम यूज़र से ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके रखेंगे कि हमारा जो डेटाबेस है उसका साइज़ क्या होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़ क्या होगी। साइज़ मतलब वो मैक्सिमम कितना बड़ा हो सकता है एक्सपेंशन होके ख़ास टाइम पीरियड के अंदर अंदर, और फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़ का मतलब है कि एक टाइम पर उसको कितने लोग जो हैं वो एक्सेस कर रहे होंगे और कितनी दफ़ा उसको एक दिन के अंदर हिट्स जो हैं वो होंगी। इसको हम कहते हैं ये फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़ है। उसका रिस्पॉन्स टाइम, उसकी सिक्योरिटी, उसकी बैकअप एंड रिकवरी किस तरह की होगी, यानी कि यूज़र से हमने प्रोसेसिंग से रिलेटेड सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स जो है वो अपने पास लेके रख लेनी है। तीसरी जो मेजर इनपुट है हमारे पास फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन की वो है जी करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटाबेस, कि डेटाबेस की जो करैक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी थी वो फुलफिल होनी चाहिए, जो पिछले चैप्टर्स के अंदर हम पढ़ के आए हैं। ये तीन चीज़ें अगर हमारे पास अवेलेबल हैं दैट मीन्स कि अब हम अपने फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन को बनाने के काबिल हैं। तो चलिए आइए नेक्स्ट बोर्ड पे चल के फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन के कंपोनेंट्स को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन जो है ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है कि जी फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन के मेजर इनपुट्स क्या हैं और उसके कंपोनेंट्स जो हैं वो क्या हैं। तो जब हम फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन के कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो हमने एक चेकलिस्ट बनाई हुई है कि ये 1 2 3 4 5 जो चीज़ें हैं ये इसके अंदर जो हैं वो शामिल हैं। जब हम ये पांचों चीज़ों को फुलफिल कर देंगे दैट मीन्स कि हमने अपना फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन का जो प्रोसेस है वो भी कंप्लीट कर लिया। अब इसमें जो सबसे पहला हमारे पास इसका कंपोनेंट है वो है डाटा वॉल्यूम एंड यूजेज एनालिसिस करना। वही वाली चीज़ जो हमने पहले पढ़ा कि जी हमने यूज़र की जो प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स हैं उसे लेकर रख लेनी है। उसके बाद जब वो प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स हमारे पास आ जाएंगी अब हम उनको करेंगे एनालाइज। क्या है जी? डाटा का वॉल्यूम यानी कि डाटा कितना बड़ा होगा और उसका यूजेज क्या होगा, इसका हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस करके हम उसके पैटर्न का अंदाज़ा लगाएंगे और हम देखेंगे कि इसकी कॉस्ट क्या आती है। डेफिनेटली डेटाबेस का जितना बड़ा साइज़ होगा उतना ही उसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होगी, हमें उसको वो जो उसकी स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो कॉस्ट ज़्यादा करेंगी। इसी तरह से जितना उसका यूजेज ज़्यादा होगा उतने ही हमें अच्छे सर्वर्स जो हैं वो उसके लिए परचेज करने पड़ेंगे, तो उस वहाँ पर भी कॉस्ट फैक्टर जो है वो हिट करेगा। उसके अंदर नेक्स्ट हमारे पास है जी डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज, यानी कि जब हम वॉल्यूम एंड यूजेज एनालिसिस कर लेते हैं तो फिर हम डाटा डिस्ट्रीब्यूशन की स्ट्रेटजीज की तरफ आते हैं। ये दूसरा कंपोनेंट है। डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज क्या होती हैं? इसका मतलब है कि हम अपना जो डाटाबेस स्टोर करेंगे वो किस तरह से करेंगे।
डेटाबेस को जो स्टोर करने के तरीके हैं वो डिफरेंट है हमारे पास। अब यहाँ पर हम 4 स्ट्रैटेजीज को डिस्कस करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि चारों की चारों स्ट्रैटेजीज हम हर जगह इंप्लीमेंट करते हैं। इसका मतलब है कि इनमें से कोई भी एक स्ट्रैटेजी जो मोस्ट सूटेबल होती है हम उसको जो है वो इंप्लीमेंट कर देते हैं। जो फर्स्ट स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास सेंट्रलाइज स्ट्रैटेजी है। सेंट्रलाइज स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि हम अपना सारा का सारा जो डाटा है वो एक सेंट्रलाइज लोकेशन पर, एक ही लोकेशन पर जो है वो स्टोर करवा देते हैं। ये सबसे आसान स्ट्रैटेजी है, लेकिन इसके अंदर कुछ मसाइल हैं। आप सोचें कि आपका सारा का सारा डेटाबेस जो है वो एक सेंट्रलाइज जगह पर स्टोर है, मसलन लाहौर के अंदर स्टोर है। अब पूरे पाकिस्तान के जो लोग हैं वो लाहौर को एक्सेस कर करके यहीं से सारा डाटा लेंगे और यहीं पर सारा डाटा जो है वो भेजेंगे। तो इसके लिए जो मसाइल हमें पेश आएंगे वो क्या है जी, कि इसकी जो डाटा कम्युनिकेशन है वो क्या होगी, हाई होगी कुछ केसेस के अंदर, कि हमें बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी। तो डेफिनेटली जब हम डाटा कम्युनिकेशन हमारी बहुत ज़्यादा हाई होगी तो हमारे पास उसमें डिस्टर्बेंस के भी चांसेस हैं, उसकी कॉस्ट भी हाई होगी, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। दूसरा इसमें जो इशू आता है जी, डाटा आर नॉट रेडिली एक्सेसिबल टू रिमोट यूज़र्स। जो रिमोट यूज़र्स हैं उनको क्विकली डाटा अवेलेबल नहीं है, उनको दूर से मंगवाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल हम एक कॉलेज के अंदर बैठे हुए हैं, उसके 10 कैंपसेस हैं। अब उन 10 कैंपसेस का जो सर्वर है वो एक ही कैंपस में पड़ा हुआ है, सेंट्रलाइज। अब जो कैंपस नंबर 5 है उसने भी जब डाटा अपना भेजना है या एक्सेस करना है तो वो उसको कैंपस नंबर 10 में ही भेजना पड़ेगा जहां पर वो सर्वर पड़ा हुआ है। अब जब हम अपना डाटा दूर भेजेंगे तो डेफिनेटली उसको आने जाने में क्या होगा, टाइम लगेगा। कभी सर्वर डाउन हो सकता है, कभी कम्युनिकेशन लिंक्स डाउन हो सकते हैं। तो ये सारे वो इश्यूज हैं जो सेंट्रलाइज स्टोरेज के अंदर आते हैं। फिर लिखा हुआ जी, इफ सेंट्रल लोकेशन फेल्स द होल डेटाबेस फेल। अगर सेंट्रल लोकेशन जहां पर सर्वर पड़ा हुआ है अगर वो फेल हो जाती है, यानी कि वहां पर लाइट चली जाती है या कोई और प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम बाकी के जितने भी कैंपसेस हैं हम बैठे रहेंगे जब तक कि वो जो है वो ऑन नहीं होता। सेंट्रलाइज स्ट्रेटजी में हमने देखा कि ये आसान है, इजी टू सेटअप है, सस्ती भी है, लेकिन इसके प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। दूसरी हमारे पास जो स्ट्रेटजी है वो पार्टीशनड है। पार्टीशन स्ट्रेटजी में क्या करते हैं, जैसा कि उसके नाम से जाहिर है कि हम अपने डेटाबेस को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में या हिस्सों में, पार्टीशंस में डिवाइड कर देते हैं। अब अगर 10 कैंपसेस हैं तो हम 10 कैंपसेस के अंदर उनको जो है वो डिवाइड कर देते हैं, यानी कि हर कैंपस का अपना अपना सर्वर होता है। अब इसका फ़ायदा देखें क्या है। इसका फ़ायदा ये है कि हर कैंपस जो है वो सिर्फ अपने सर्वर में डाटा स्टोर करेगा और अपने ही सर्वर से लेगा, तो डाटा रेडिली अवेलेबल है। हमें बड़े स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन लिंक्स की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सर्वर हमारे पास ही पड़ा हुआ है। अब इसमें होता सिर्फ ये है कि ये एक्सेसिबल जो है वो ज़्यादा अच्छा होता है सेंट्रलाइज से, बिखरा हुआ होता है, एक से ज़्यादा जगह पर इंफॉर्मेशन इसकी स्टोर होती है। हम क्या करते हैं, हम 10 कैंपसेस हैं, अगर फॉर एग्जांपल अगर हम 10 के 10 कैंपसेस अपना डाटा एक जगह पर रखना चाहते हैं, हम क्या करते हैं, हम शाम को, रात को, किसी भी टाइम, जिस टाइम हमें पता है हमारा लोड नहीं है काम का, उस टाइम पे हम सर्वर टू सर्वर सिंक्रोनाइजेशन करवा लेते हैं इसके अंदर। मसलन मैंने आज अपने सर्वर के ऊपर जितनी चेंजेस की, मेरा सर्वर रात को दूसरे सर्वर्स के साथ सिंक्रोनाइजेशन कर लेगा और चेंजेस जो है वो उनको भी वहाँ पर मैप करवा देगा। इसी तरह से जो बाकी के सर्वर्स हैं, अब ये जो सर्वर टू सर्वर कम्युनिकेशन होती है, इसका बेनिफिट ये होता है कि इसकी स्पीड तेज़ होती है, क्योंकि ये क्लाइंट सिस्टम्स नहीं होते। ये जो सर्वर्स होते हैं ये हाई कैपेसिटी के सिस्टम्स होते हैं। हाई कैपेसिटी के सिस्टम्स का क्या मतलब है कि इनकी जो कंप्यूटेशनल पावर है वो ज़्यादा होती है। तो सर्वर टू सर्वर कम्युनिकेशन जो है वो क्लाइंट सर्वर से डेफिनेटली क्या होगी, फास्ट होगी। और फिर हम उस टाइम पर कर रहे होंगे जिस टाइम पे हमारा डाटा का यूजेज नहीं हो रहा। तो ये हमारे पास पार्टीशन स्ट्रेटजी है। सेंट्रलाइज में हमने देखा डाटा एक जगह पर स्टोर करेंगे, पार्टीशन में हमने देखा कि डाटा एक से ज़्यादा जगह पर स्टोर करेंगे। उसका बेनिफिट क्या होगा कि हर पर्सन जो है वो सिर्फ अपने सर्वर तक रसाई हासिल करके वहाँ से डाटा लेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रेटजी है उसके लिए नेक्स्ट बोर्ड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड स्ट्रेटजी है हमारे पास डाटा डिस्ट्रीब्यूशन की, उसको हम कहते हैं रेप्लिकेटेड स्ट्रेटजी। अब ये रेप्लिकेटेड स्ट्रेटजी में क्या होता है, रेप्लिकेटेड स्ट्रेटजी में हम जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको एक से ज़्यादा जगह पर स्टोर करते हैं। रेप्लिकेशन, मसलन हमारे पास कोई डाटा आ रहा है, हम हर डाटा को 2 सर्वर्स में या 3 सर्वर्स के अंदर जो है वो सेंड कर रहे हैं। अब कॉमन सेंस अगर आप देखें तो रेप्लिकेटेड स्ट्रेटजी के अंदर क्या होगा, हमें स्टोरेज ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी, यानी कि एक इन्फॉर्मेशन
जो हमने 1 GB में स्टोर करनी थी, अगर हम 2 जगह उसको रेप्लिकेट करते हैं तो डेफिनेटली 2 GB में स्टोर करनी पड़ेगी। अगर 3 जगह रेप्लिकेट करते हैं तो उसको 3 GB में स्टोर करना पड़ेगा। अब ये जो सर्वर्स होते हैं ये डिफरेंट लोकेशंस पर पड़े होते हैं कि अगर खुदा न खास्ता एक जगह से कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हमें पूरा का पूरा डाटा जो है वो दूसरी जगह से अवेलेबल हो। ये जो बैंक्स हैं या जिनका डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये रेप्लिकेटेड स्ट्रैटेजी को यूज़ कर रहे होते थे पहले। अब ये रेप्लिकेटेड स्ट्रैटेजी से उनको ये फ़ायदा होता था कि अगर एक कंट्री में, एक मुल्क में कोई डिज़ास्टर आ गया है, पूरा का पूरा शहर तबाह हो गया, पूरा सर्वर तबाह हो गया, डाटा सेंटर में आग लग गई है, कुछ भी हो गया है, तो उनका पूरा का पूरा डाटा जो है वो दूसरी जगह पर क्या होता था, स्टोर होता था। लेकिन इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो क्या है जी, ये ह्यूज कम्युनिकेशन कॉस्ट है, इसकी महंगा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपने देखें सेंट्रलाइज में आपने सारा डाटा एक जगह भेजना था तो उसकी जितनी भी कॉस्ट है इसकी डबल हो जाएगी। हमने हर डाटा जो है वो 2 लोकेशंस पर भेजना है तो कम्युनिकेशन कॉस्ट डबल हो गई, स्टोरेज कॉस्ट डबल हो गई हमारे पास। रेप्लिकेटेड के बाद तीसरी हमारे पास आती है जी हाइब्रिड स्ट्रैटेजी। अब ये हाइब्रिड स्ट्रैटेजी बड़ी मजे की स्ट्रैटेजी है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसमें हम 2 हिस्सों में फ्रैगमेंट्स को बांट लेते हैं। जो क्रिटिकल फ्रैगमेंट्स हैं, जो क्रिटिकल डाटा है, उसको हम 2 जगह पर स्टोर करते हैं, यानी कि उसको हम रेप्लिकेटेड स्ट्रैटेजी के थ्रू 2 जगह पर स्टोर करते हैं। ऐसा डाटा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसा डाटा जो कम इंपॉर्टेंट है उसको हम कहते हैं ये नॉन क्रिटिकल फ्रैगमेंट है, उसको हम एक जगह पर स्टोर कर लेते हैं। अब इससे क्या हो रहा है, रेप्लिकेटेड की निस्बत ये थोड़ी सी बेहतर स्ट्रैटेजी है कि हमने सारे डाटा का रिकॉर्ड 2 जगह पर नहीं रखा, हमने सिर्फ उस डाटा का रिकॉर्ड 2 जगह पर रखा जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इसमें आते हैं क्रिटिकल, नॉन क्रिटिकल। क्रिटिकल ऐसे फ्रैगमेंट्स हैं जिनकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और नॉन क्रिटिकल फ्रैगमेंट्स ऐसे फ्रैगमेंट्स होते हैं जिनके बगैर भी हमारा गुजारा हो सकता है, तो हम क्या करते हैं, उसको एक जगह पर ही स्टोर कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये 4 डाटा डिस्ट्रीब्यूशन की स्ट्रैटेजीज थी, इनमें से जो भी हमारे पास उस टाइम पे बेस्ट सूटेबल होती है वो हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। टॉपिक जो हम पढ़ रहे थे वो था कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। पहला उसका कंपोनेंट हमने पढ़ा, फिर उसके बाद हमने दूसरा उसका डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजीज का कंपोनेंट पढ़ा। अब हम उसका तीसरा कंपोनेंट देखते हैं जो कि फाइल ऑर्गेनाइजेशन का है। फाइल ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है? फाइल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि हमारे डाटा को फाइल्स के ऊपर फिजिकली स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर किस तरह से स्टोर किया जाएगा, उसको सिक्योरिटी किस तरह से दी जाएगी, उसकी प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स किस तरह की होंगी, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स होंगे जो उसके लिए बेस्ट सूटेबल होंगे। ये हमारे पास सारी की सारी चीज़ें किसमें आती हैं, फाइल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये हमारा तीसरा स्टेप है फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन का। उसके बाद फोर्थ हमारे पास है जी, हम इंडेक्सेस क्रिएट करते हैं। इंडेक्सेस वो टेबल्स होते हैं जिनके थ्रू हम रेडिली, स्पीडली जो है वो इंफॉर्मेशन अपनी डेटाबेस से एक्सेस करवा लेते हैं। चौथी और पांचवी उसके बाद हमारे पास इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स होते हैं। इंटेग्रिटी का क्या मतलब है जी, कंसिस्टेंसी एंड करेक्टनेस ऑफ डाटा, यानी कि डाटा का होल होना, डाटा का कंप्लीट होना, डाटा की जो हमारे पास वो है क्वालिटी है, वो इंटेग्रिटी के अंदर आती है। तो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, वो अज्जा जिनकी मदद से हम इंटीग्रिटी को क्या करते हैं, अचीव करते हैं। तो ये हमारे पास क्या था, डाटा डिस्ट्रीब्यूशन, ये फिजिकल डेटाबेस डिजाइन का लास्ट स्टेप था। तो फिजिकल डेटाबेस डिजाइन को अगर आप देखें तो इसके लिए हमने 2 चीजें देखी। पहले हमने देखा इसकी इनपुट्स क्या हैं, वो 3 इनपुट्स हम लिखेंगे, फिर हम इसकी 5 जो हैं वो कंपोनेंट्स लिखेंगे, और उन 5 कंपोनेंट्स के अंदर से भी हमने क्या किया, हमने डाटा डिस्ट्रीब्यूशन के स्ट्रेटजी के अंदर 4 जो है वो मजीद स्ट्रेटजीज जो है वो डिस्कस कर लें इसके अंदर। आज के लेक्चर में बस इतना ही। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।